Hello everyone, how are you all? I hope that you are all fit and fine and happy with your family. May God your all the studies are going well. आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है तो आप अपनी पढ़ाई को अच्छी चलाइए क्योंकि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको यहाँ क्लास 12 के फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चंस में जो पूछे जाते हैं डेरिवेशन वो करा रहा हूँ। उन डेरिवेशंस को आप मेरे साथ करते रहिए और इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। एसआर मैथमेटिक्स जहाँ पर आप प्रीवियस ईयर के फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, उनका डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, उनके टॉपिक का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ और रिपीटेड क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन भी यहाँ पर मिल रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। And today video is going to be on the topic of class 12 chapter number 3 current electricity। ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इससे पूछे गए सभी लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन जितने भी है जो पूछे जाते हैं वो आज हम करेंगे। जो हमसे क्वेश्चन नंबर 1 अक्सर पूछा जाता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट की टर्म में पूछा जाता है किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन का। ये हमसे पहला क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जाता है और काफी बार आया है। ओम्स लॉ पूछा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्रिंसिपल पर, के बेस के प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉन्स में। किरचॉफ लॉ पूछा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट का। किरचॉफ लॉ आपको पता, दो लॉ होते हैं किरचॉफ के। एक होता है जंक्शन लॉ, एक होता है लूप लॉ, आपको पता होना चाहिए। और एक होता है व्हीटस्टोन ब्रिज जो आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप क्लास 12 फिजिक्स की किसी भी मीडियम से हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आप जो आपका पहला टॉपिक है उससे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको यहाँ बताता हूँ। वो पूछे जाते हैं आपके क्या क्या ये हमसे पूछे जाते हैं कुछ इस टाइप से। हमारे जो पूछे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉपिक 1 से कि एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। या हमसे पूछा जाता है कि ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। या हमसे पूछा जाता है डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एस्टेब्लिश अ रिलेशन इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट। चलिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का रिलेशन आज की अपनी थ्योरी और अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? पता है क्या? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है किसी भी कंडक्टर की द एवरेज वेलोसिटी। आपको मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एनी कंडक्टर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर आफ्टर अप्लाइंग आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल towards the end of conductor ends of कंडक्टर। यानी कि इसको हम वी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी और डी से रिप्रेजेंट करते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है हमारी कि वो एवरेज वेलोसिटी जो हम कंडक्टर वो किसी भी कंडक्टर के अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो एवरेज वेलोसिटी जो कि कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गेन करने के बाद आती है। यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर की एवरेज वेलोसिटी होती है वो पोटेंशियल गेन करने के बाद आती है, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन की फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जिसकी वजह से वो मूव करेगा जब हम उसको पोटेंशियल देंगे। बेसिकली हमसे जो हमारे एग्जाम में डेफिनेशन के बाद पूछ लेगा कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको हम लिखने के लिए या उसे डराइव करने के लिए हम थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे जो कि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए। थ्योरी लिखेंगे, लेट ए करंट, हाईलाइटर ले लेते हैं एक अच्छा सा, लेट ए करंट ऑफ आई एम्पेयर
फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टिंग वायर, यानी कि किसी भी वायर, कोई कंडक्टिंग वायर है जिसके अंदर हमने करंट लिया है जो कि आई एम्पेयर का है, यदि उसके अंदर चार्ज क्यू है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो हो रहा है और क्रॉस सेक्शन एरिया से होकर गुजर रहा है टी सेकेंड्स में, तो उसके अंदर का इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? इलेक्ट्रिक करंट आई, जिसको हम कहते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आई कितना होगा? आपको पता है कितना होता है? आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी। ये आपकी पहली इक्वेशन हुई, ये आपकी पहली इक्वेशन हुई। अब हम मानेंगे let area of cross section of wire A and number of free electrons in its unit volume is n and drift velocity of electron is Vd, then in 1 second number of electrons passing through cross section of that wire is, कि number of electrons कितने होंगे? अब की बार हम क्या देख रहे हैं कि एक सेकंड में पास होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? कितने होंगे? अरे यार कहाँ गए, हाइलाइटर के बाद भूल जाता है। ये आया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वे होंगे देन देन इन 1 सेकंड, देन इन 1 सेकंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट वायर इज, वे कितने होंगे? अरे क्या चल के मेरा सेकंड, एक सेकंड भाई, कितने होंगे? सेकंड थोड़ा वेट करते हैं ना यार, स्लो चल रहा है हमारा ये जो भी है। कितने होंगे? कितने होंगे? वो होंगे हमारे एन इंटू, एक सेकंड में पूछा है ना, एन सेकंड के लिए हमारा, सॉरी 1 सेकंड के लिए हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू वन। एक सेकंड में पास होने वाले इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ वे होंगे हमारे एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू वन। अब वो पूछे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू, passing through cross section A, क्रॉस सेक्शन ए इन टी सेकंड, 3 सेकंड की अगर बात करें वो, कि टी सेकंड्स में कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे? वो होंगे एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू टी। टी सेकंड्स में पास होंगे, होंगे नहीं होंगे? और हमको ये भी पता है कि जो क्वांटिटी होगी, जो देयर फॉर, हमें लिखेंगे देयर फॉर क्वांटिटी ऑफ, देयर क्वांटिटी ऑफ charge passing through any cross section of the wire, passing through any cross section of the wire, any cross section of the wire, cross section of the wire in t seconds, in टी सेकंड्स में होने वाला, टी सेकंड्स में पास होने वाला चार्ज कितना होगा? वो होगा हमारा एन इंटू वे, हमारा इलेक्ट्रिक करंट कितना है? एन इंटू ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टी इंटू ई, होगा नहीं होगा? और यहाँ पर जो ये ई है, ये क्या है? ई हमारा है चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, वो हमारा यहाँ पर ई है। और हमको ये भी पता है कि इक्वेशन नंबर 1 में ये क्यों है, बेसिकली ये क्यों की वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जब हम क्यों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जब हम क्यों की वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 1 पता क्या थी? आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी।
हमको ये पता है कि अभी हमने क्यों कितना निकाला, क्यों निकाला हमने एन ई ए वी डी इंटू टी, यही तो था। जहाँ की हमारा ई क्या था, ई था हमारा एक इलेक्ट्रॉन पर या इलेक्ट्रॉन का चार्ज था। और यहाँ पर हम क्यू की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 थी, इस क्यू की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा करंट कितना आएगा, करंट आएगा हमारा n वी डी, यानी वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टी अपॉन टी। इस टी से टी कैंसिल आउट होएगा। ये आई कितना आएगा हमारा, आई आएगा हमारा n इंटू ए वी डी, इतना हमारा निकल कर इलेक्ट्रिक करंट आएगा। और यही रिलेशन होता है हमारा, इट इज द रिलेशन बिटवीन, इट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, इट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन, required relation between drift velocity, drift velocity and electric current, and electric current। ये हमारा जो भी है, ये हमारा रिलेशन होता है। दूसरी बात, हमसे अक्सर पूछ लेता कि क्वेश्चन में कि करंट डेंसिटी के बीच का रिलेशन, करंट डेंसिटी और करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन पूछ लेती है कि इन दोनों के बीच का रिलेशन कितना होता है। आपको करंट डेंसिटी पता हो, करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं हम, जे से, और इसका फॉर्मूला कितना होता है, आई अपॉन ए। आपको पता है कि आई की वैल्यू अगर हमने निकाले हैं, इस आई की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। आई की वैल्यू पुट करने के बाद एन ई ए वी डी इंटू नथिंग अपॉन ए, कितना हुआ हमारा, इस ए से ये कैंसिल हुआ। और इन दोनों के बीच का रिलेशन कितना हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच का रिलेशन कितना हुआ, एन ई, ई क्या है हमारा, ई हमारा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, वीडी कितनी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बीच का ये हमारा रिलेशन होता है। और ऐसे आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को कर सकते हैं। और यही अच्छा तरीका है किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। आप अपनी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मैं मेथड आपको मेथड बता रहा हूँ या जो आपको मैं थ्योरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी मस्ट थ्योरी है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल थ्योरी है। दूसरा क्वेश्चन अगर हमसे पूछता है कि ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमसे ओम्स लॉ पूछ लेगा ड्रिफ्ट किसी भी इलेक्ट्रॉन की, किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की प्रिंसिपल के बेस पर ओम्स लॉ पूछ लेगा, वो ओम्स लॉ क्या होता है और इसके अंदर की पॉसिबल क्वेश्चंस क्या होते हैं। एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस between ends of any conductor and drift velocity of free electron, किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच की ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उनके बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस के साथ उनका रिलेशन पूछ लेता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूछेगा, एस्टेब्लिश ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा हमसे वो क्वेश्चन पूछ लेगा। आइए हम इससे पूछे जाने वाला कोई भी पॉसिबल क्वेश्चन को हम करते हैं। इसको थोड़ा यहाँ से करेंगे, ठीक है। ओम्स लॉ, आपको ओम्स लॉ के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। ओम्स लॉ हमारा बेसिकली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, V इक्वल्स टू IR होता है, जहाँ पर R हमारा कांस्टेंट होता है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये हमारा ओम्स लॉ होता है। अब हम ओम्स लॉ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस के प्रिंसिपल पर हम निकालेंगे कितना होता है। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है हमारी किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन की, किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन की वो एवरेज वेलोसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी जो कि पोटेंशियल गेन करने के बाद आती है। जब हम किसी भी कंडक्टर के एंड में पोटेंशियल देंगे तो उसके बाद उस कंडक्टर के अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास जो वेलोसिटी आएगी उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी अभी हमने यही पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन कितना होता है। उसको हम, और आपको ये भी पता होगा, हम इसको वी डी से रिप्रेजेंट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, और उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का भी अभी हमने रिलेशन निकाला था। और अब हम इसमें ओम्स लॉ के बीच का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन निकालेंगे, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से हम ओम्स लॉ निकालेंगे, आप ऐसे कह सकते हैं। उसके लिए आपको हम सिस्टम मानना पड़ेगा। लेट लेंथ ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज एल, हम कोई वायर मानेंगे जिसकी लेंथ एल होगी और उसका एरिया कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका ए होगा। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस वी, हम एक पोटेंशियल वी उसकी कंडक्टर की एंड्स में अप्लाइड करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लोज होगा उसके अंदर, ठीक है। यदि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टिंग वायर एन है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वी डी। सही बात है कि अगर हम किसी भी
किसी भी वायर को अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लो करंट होएगा, तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम वे कितने होंगे, n होंगे। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की और चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का, वो e होगा, जो हमने अभी पिछले वाले डेरिवेशन में किया था। देन हमको ये पता है, देन करंट फ्लोइंग, जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में वो कितना हो रहा है। अभी अभी आपने पिछले वीडियो में या पिछले, माफ कीजिएगा, पिछले टॉपिक में अभी आपने करंट निकाला था, कितना होगा जब हमारे पास एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और चार्ज ई होगा और वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, डी होगी, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा। तो उस टाइम पर हमारा इलेक्ट्रिक करंट एन ई वी डी ए होगा। और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक जो अब यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से आपको ये पता है कि जब किसी भी वायर पर, किसी भी कंडक्टिंग वायर पर जब हम पोटेंशियल देंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट होएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जो किसी भी पॉइंट पर, इस वायर के किसी भी पॉइंट पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपॉन पोटेंशियल अपॉन लेंथ, इतनी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और जो आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन पर, मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये रखा है फ्री इलेक्ट्रॉन, आपको ये भी पता है कि इस पे जो लगने वाला चार्ज वो कितना होगा, वो होगा फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और आपको ये पता है कि वी अपॉन ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू क्या है, ई वी अपॉन एल हो जाएगा। ये होएगा नहीं होएगा। आपको ये भी पता है कि इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एम है, देन देन then acceleration produced in electron कितना होगा। आपको ये पता है इलेक्ट्रॉन फोर्स की वजह से, इन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फोर्स, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होएगा, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होएगा फोर्स की वजह से, वो कितना होगा, वो होगा हमारा फोर्स इक्वल्स टू ई इंटू, माफ कीजिएगा, वो जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो होगा हमारा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। और आपको ये पता है कि फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स की वैल्यू है ई वी एल, ई वी अपॉन एल इंटू एम, एम नीचे डिनोमिनेटर में पहले से था कि हमारा एक्सेलरेशन इतना होगा कि उस फ्री इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ये होगा जब वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की में फोर्स जब उस पर अप्लाई होगा तो उसका एक्सेलरेशन ये होगा। आपको ये भी पता है कि कंडक्टिंग वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, कंडक्टिंग वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो कोलाइड करेगा, पॉजिटिव आयंस के साथ, मेटल के कोलाइड करेगा, मेटल के पॉजिटिव आयंस के साथ, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, वो किस टाइप से इंक्रीज करेगी, वो करेगी इंक्रीज, जो करेगी वो एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम के मल्टीपल में इंक्रीज करेगी। आपको ये भी पता है कि जब ये दोनों के दोनों ये कोलाइजेशन होगा, दोनों के बीच में कोलाई क्या कहते हैं उसको, जब दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे वो किसके अगेंस्ट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट होंगे तो उनके जो वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा वो एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम के मल्टीपल के इक्वल होगा। आपको ये पता है कि टी क्या होता है, टी होता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम, और ए क्या होता है हमारा रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन टाइम होता है हमारा। और आपको ये पता है कि ए क्या होता है हमारा, ए हमारा एक्सेलरेशन होता है, ए हमारा एक्सेलरेशन होता है। आपको ये भी पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी हमारा वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होएगा वो किसके इक्वल होगा, किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो अलग अलग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो इंक्रीमेंट होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग होगा, कि इलेक्ट्रॉन वन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में की वजह से इंक्रीमेंट है उसकी वेलोसिटी में वो कितना होगा, वो होगा हमारा u1 प्लस ए इंटू रिलैक्सेशन टाइम टाइम वन। यहाँ पर u क्या है हमारा, u पर हमारा यहाँ हमारा u क्या है, u है हमारी थर्मल वेलोसिटी, u हमारी क्या है, u क्या हमारी थर्मल वेलोसिटी है। सिमिलरली जो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंक्रीमेंट होगा उसकी वेलोसिटी में होगा वो होगा u2 प्लस 82। सिमिलरली
u3 प्लस एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम 3, माफ कीजिएगा, रिलैक्सेशन टाइम 3, ये हमारा होगा। और आपको ये भी पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, इस पॉइंट पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन इस पॉइंट पर हमारा होगा, वो होगा हमारा u1 प्लस ए रिलैक्सेशन टाइम 1 प्लस u2 प्लस ए रिलैक्सेशन टाइम सेकेंड प्लस डैश 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 un प्लस एक्सेलरेशन इंटू रिलैक्सेशन टाइम n टाइम्स अपॉन n। यही तो होगा हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। और आपको ये भी पता है कि ये हमारा क्या है, थर्मल वेलोसिटी है। अगर हम इन दोनों को सेपरेट करते हैं, यू वन प्लस यू टू प्लस यू डैश 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 यू एन अपॉन एन, ये हमारा जीरो होगा। आपको ये भी पता है ए इंटू टी वन प्लस टी टू प्लस टी डैश 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 टू टी एन, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एवरेज टाइम इंटरवल होगा दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हुई, 100। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हुई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होएगी हमारी यहाँ पर एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम टी। आपको ये भी पता है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वीडी इक्वल्स टू, आपको ये भी पता है कि हमने पिछली स्लाइड में हमने माफ कीजिएगा, पिछली स्लाइड में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इतनी निकाली थी हमने। अब हमें इन दोनों की वैल्यू, जब हम इन दोनों की वैल्यू आपस में पुट करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारी वीडी की वैल्यू आई, हम यहाँ पर इसमें पुट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू एन इंटू ई इंटू इंटू टी वी अपॉन एम इंटू एल। आपको ये रिलेशन समझ में आया, इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू ए इंटू रिलैक्सेशन टाइम वी अपॉन एल, इतना होगा हमारा, इंटू एम, इतना होगा हमारा। आपको ये भी पता है कि वी अपॉन आई इज इक्वल्स टू, ये वी अपॉन आई इक्वल्स टू, ये यहाँ पर वी, ये आई, हम इस क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई और रीअरेंजमेंट करेंगे तो एम इंटू एल, एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू रिलैक्सेशन टाइम इंटू ए इज इक्वल्स टू, आपको ये पता है कि जो हमारा ये होता है एम इंटू एल एन ई स्क्वायर इंटू रिलैक्सेशन टाइम टी ए, ये हमारा कांस्टेंट होता है जिसे हम कहते हैं आर, रेजिस्टेंस। तो इसमें हम वी अपॉन आई इज टू आर लिखेंगे कांस्टेंट, विच इज नोन एज ओम्स लॉ। ये इसका फाइनल रिलेशन होता है और यही डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप यहाँ से एक थ्योरी लिख सकते हैं कि u1 प्लस u2 ये हमारी थर्मल वेलोसिटीज होती हैं और इनकी जो अलजेब्रिक सम का वैल्यू होता है वो हमारा जीरो होता है। आप ऐसे लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि जो ए टी1 टी2 और टी3 ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम होता है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का, जिसे हम एल ए इंटू रिलैक्सेशन टाइम टी कहते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं। जब हम वीडियो, आपने पता होगा कि जो हमने पिछली स्लाइड में माफ कीजिएगा, ये यहाँ पर पिछली स्लाइड में यहाँ से वीडियो का रिलेशन निकालेंगे, आई इंटू आई अपॉन एन ई ए निकलेगा। उसके बाद हम जब वैल्यू पुट रख करेंगे अपनी, वो तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो रिलेशन, फाइनल रिलेशन आएगा वो हमारा ओम्स लॉ में आएगा। ये हमारा सेकंड टॉपिक था जो हमारा खत्म होता है। हमारा थर्ड टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट एंड किरचॉफ्स लॉ, लॉ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। हमारे दो लॉ होते हैं, आपको पता है किरचॉफ्स के दो लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेट किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट गिविंग नीडेड फिगर ऑफ द सर्किट, ऐसे पूछ सकता है। राइट करंट एंड वोल्टेज, माफ कीजिएगा ये राइट है, WRIT, राइट करंट एंड वोल्टेज लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ, ये भी WRIT ही है। किरचॉफ्स लॉ, लॉ रिलेट टू इलेक्ट्रिक सर्किट, ऐसा हमसे पूछ सकता है एग्जाम में। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम में आता है तो हम उसको कैसे टाइप करेंगे, कैसे लिखेंगे। हम उसको इस टाइप से लिखेंगे कि शुरुआत करेंगे किरचॉफ्स के पहले नियम से कि किरचॉफ्स का हमारा लॉ क्या होता है। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एनी जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज द सम ऑफ एंटरिंग इलेक्ट्रिक करंट एंटरिंग इनटू जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये कोई सर्किट है,
जिसका सेंटर O है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं O, ये हमारा कोई करंट I1 है, ये हमारा कोई करंट I2 है, I करंट 2 है, ये हमारा कोई करंट I3 है, ये हमारा करंट कोई I4 है, ये हमारा कोई करंट I5 है। जो हमारा फर्स्ट लॉ किरचॉफ्स लॉ कहता है वो कहता है कि जो हमारा एल्जेब्रिक सम होगा इन सब का, इन सब इलेक्ट्रिक करंट का, फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो हमारा जीरो के इक्वल होगा। जो एल्जेब्रिक सम होगा वो हमारा कितना होगा, जीरो का होगा। ये हमारा किरचॉफ्स लॉ कहता है। आपको एक और बात बता दूं, जो टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर ओ है, हमारा सर्किट का सेंटर ओ है, जो इसके और करंट फ्लो होगा उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और जो इसके आउटवर्ड यानी जो इससे दूर जाएगा उस करंट को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, उस चार्ज को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। जैसे I1 I2 टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है तो हमारा I1 प्लस I2 पॉजिटिव चार्ज के होंगे और ये एड अप होंगे इस प्लस ये जो हमारा I3 I4 एंड I5 ये फार फ्रॉम द सेंटर जा रहे हैं, इस वजह से ये नेगेटिव चार्ज के होंगे, I3 माइनस के I4 माइनस के I5, और इनका एल्जेब्रिक सम कितना होता है, वो होता है जीरो। इसीलिए सिमिलरली हैंस आप कुछ भी लिख सकते हैं, हैंस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5, आप ऐसा लिख सकते हैं। और आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, न्यूमेरिकल में लगा के देखिएगा, इनकी वैल्यू जीरो ही आएगी। ये हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ ऑफ नियम है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यही कहता है, जैसे कि जो हमारा सिग्मा करंट होता है वो हमारा जीरो होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जो I2 है ये टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है, I3 टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है, लेकिन I4 ये फार फ्रॉम द सेंटर जा रहा है, और ये I1 भी टुवर्ड्स द सेंटर ओ जा रहा है। तो I1 और I2 I3 तीनों एड अप होंगे और ये नेगेटिव का रहेगा, इस वजह से ये ऐसा 4 यहाँ पर आप ऐसा देख सकते हैं कि ये I1, मैं आपको बताता हूँ, I1 I2 और I3 टुवर्ड्स द सेंटर जा रहे हैं तो ये तीनों एड अप होंगे, माइनस I4 फार फ्रॉम द सेंटर जा रहा है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे और इनका अलजेब्रिक सम जीरो। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना होगा हमारा, वो होगा हमारा I4 के इक्वल। ये वाली थ्योरम या ये वाला ग्राफ हमको ये बताना चाह रहा है। आपको ये भी पता है कि जंक्शन लॉ सपोर्ट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, माफ कीजिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, बिकॉज दिस इज अ पॉइंट ऑन अ सर्किट विच कैन नॉट एक्ट एज अ सोर्स और सिंक ऑफ द चार्ज। यानी ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा सर्किट में, ये जो पॉइंट होगा ओ, ये सोर्स या सिंक की तरह बिहेव नहीं करेगा, या कैन नॉट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सिंक। आपको सिंक तो पता ही होगा, आपको सिंक कार्नोट साइकिल में पढ़ने को मिलेगा, कार्नोट साइकिल में पढ़ने को मिलेगा, जहां पर एक सोर्स होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, यहाँ पर वर्क होता है, और ये हमारा सिंक होता है। आपको कार्नोट साइकिल आपने पढ़ी हो तो ये हमारा प्रोसेस होता है, उसमें हमें सोर्स और सिंक की तरह काम करने के लिए, वर्क करने के लिए सोर्स और सिंक की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ में ऐसी हमें कोई नीड नहीं पड़ती, हमको बस ये पता होना चाहिए कि जो हमारा करंट का इलेक्ट्रिक सम होता है वो जीरो होता है। बढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ। सेकंड लॉ बोलता है कि इन एनी क्लोज लूप, किसी भी क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो एल्जेब्रिक सम होगा उनकी सेल की ईएमएफ का, और जो प्रोडक्ट होगा करंट और रेजिस्टेंस का, वो ऑलवेज इक्वल टू जीरो होगा। दैट इज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमेशा जीरो होगा। आपको ये पता होगा ये हमारी ईएमएफ है, और सिग्मा ई इज इक्वल्स टू सिग्मा आई आर। आपको वी इज इक्वल्स टू आई आर आपने पढ़ा होगा। अगर आप इसको इक्वल्स टू वी की जगह, आई आर की जगह वी रखेंगे, आपको पता है कि वी कितना होता है, वी तो होता है हमारा जीरो। तो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक ईएमएफ कितना हुआ, हमारा जीरो हुआ। यही हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ बोलता है। किरचॉफ सेकंड लॉ सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको पता चला होगा कि जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो चार्ज के कंजर्वेशन पर बेस होता है, और जो सेकंड लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस होता है। क्योंकि जो नेट चेंज होता है एनर्जी में, किसी भी चार्ज की एनर्जी में जो नेट चेंज होता है आफ्टर कंप्लीटिंग अ क्लोज पाथ मस्ट बी जीरो। वो एक पाथ को फॉलो करने के बाद जीरो होता है। जो नेट एनर्जी होती है किसी भी चार्ज की, वो एक क्लोज पाथ को
कवर करने के बाद कितनी होती है, 0 होती है। साइन कन्वेंशन ऑफ किरचॉफ सेकंड लॉ, साइन कन्वेंशन क्या होते हैं सेकंड लॉ के लिए? जब हमारा माइनस टू नेगेटिव चार्ज आता है तो हमारा पोटेंशियल पॉजिटिव, जब प्लस टू प्लस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जाता है तो हमारा पोटेंशियल नेगेटिव, जब हमारा रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट टुवर्ड्स रेजिस्टेंस जाता है तो हमारा पोटेंशियल माइनस आई आर, जब हमारा अगेंस्ट द करंट हमारा जाता है तो हमारा पोटेंशियल होता है प्लस आई आर। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ होता है। आपको पता ही चल गया होगा कि सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ, अगर आपको एक पेपर में एक एप्लीकेशन पूछी जाती है जो कि किरचॉफ लॉ के ऊपर होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट सी डी ए ई, और यहाँ पर हमारी एक ईएमएफ बैटरी आर, ईएमएफ बैटरी है, ये हमारा रेजिस्टेंस 5 है, ये हमारा पॉइंट एफ है, ये हमारा आई टू, ये हमारा करंट आई वन है, ये हमारा करंट आई वन है, ये हमारा रेजिस्टेंस 4 है। ये हम हमें हमें थ्योरी को लिखने के लिए हमको यही रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि लेट वी हैव अ सर्किट ऐसे करके कि इन in resistance 1 there is current I which is flowing through the EMF battery with the electric field intensity 1। हमको ऐसा लिख सकते हैं। इसी डायग्राम को आप थ्योरी में बनाकर लिखेंगे तो काफी बड़ी हो जाती है। मैं आपको इसका रिजल्टेंट बताता हूँ कि रिजल्टेंट कितना होगा जो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ ऑफ करता है। फर्स्ट लूप कितना बनेगा इसका आपको पता होगा। इसका जो फर्स्ट लूप बनेगा वो कितना बनेगा, फर्स्ट लूप ये वाला, फर्स्ट लूप ये हमारा ई वन के लिए फर्स्ट लूप ये वाला, ई वाला ए डी सी बी फर्स्ट लूप के लिए हमारा किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि हमारा किरचॉफ लॉ के लिए फर्स्ट लॉ कहता है कि हमारा माफ कीजिएगा सेकंड लॉ क्या कहता है किरचॉफ के लिए, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईएमएफ होगा वो ऑलवेज जीरो होगा। तो ऑलवेज के लिए आई वन, जो हमारा करंट आई वन और रेजिस्टेंस आई वन, ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस वन के थ्रू, तो हमारा ये करंट वन मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा वो हमारा पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल हमेशा कितना होता है उसमें कंजर्व होता है, जीरो होता है। तो आई टू इक्वल्स टू ई वन माइनस ई टू, ऐसा हम करेंगे इस एप्लीकेशन में। तो हमारा और आपको ये भी पता है कि जो सेकंड लूप के लिए ये वाला सेकंड लूप, इस सेकंड लूप के लिए जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ वो बोलेगा आई टू प्लस आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री इज इक्वल्स टू ई टू। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ इस लूप के बारे में बताता है। आपको ये लूप में केवल इतना ही लिखना होता है, इसकी डेरिवेशन केवल इतनी होती है, उसके लिए आपको इसकी थ्योरी लिखनी पड़ती है। इसकी थ्योरी पॉसिबल थ्योरी जो भी होगी आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं, और थ्योरी के एंड में आप ये रिलेशन लिख के आएंगे तो आपके दोनों दोनों लूप के लिए, ये लूप वन के लिए है, ये लूप वन के लिए है, और ये लूप टू के लिए हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। ये हमारा किरचॉफ लॉ बताता है। यही हमारी किरचॉफ लॉ की एप्लीकेशन है, और जो कि आपकी थ्योरी के अनुसार आपको जो भी थ्योरी होगी आप उसको पढ़ के आप इसको आराम से इजिली कर सकते हैं। जो हमसे लास्ट टॉपिक है, हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, वो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या कंडीशंस होती हैं या उसका क्या इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है, वो हम आज इस वाले टॉपिक में करने वाले हैं। आपको थ्योरी लिखने के लिए अगर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को ही मिलेगा। ऐसे में आप लिखेंगे इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस कनेक्टेड in the to form an arm of quadrilateral ABCD, a battery with key and galvanometer are connected along two diagonals respectively। आप यहाँ देख सकते हैं कि A, B, C और D के साथ चार रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, R और R। आप मान के चलिए कि यहाँ पर जो हमारा करंट है वो I1 फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर जो हमारा करंट है वो माफ कीजिएगा, करंट तो सेम होएगा ना, करंट तो सेम होगा यहाँ सारे पूरे सर्किट में करंट तो सेम होगा। और यहाँ पर ये हमारी की है की वन, और ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये माइनस चार्ज ये प्लस चार्ज। जी क्या बेटा? हाँ ठीक है, जाओ आप जाओ। ठीक है, आपको ये भी पता है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज में वो क्या होती है, वो होती है पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस। ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर। आपको ये भी पता है पी क्यू रेशियो आर्म्स होते हैं, आर नॉन रेजिस्टेंस होता है, एस नॉन रेजिस्टेंस होता है। द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड मैन। ब्रिज हाँ आप भगाई आओ, जाओ जाओ। आपको ये पता है कि आपको ये भी पता है कि जो बैलेंस ब्रिज कब बोलेगा,
कि बैलेंस ब्रिज जब होगा जब वी बी इक्वल्स टू वी डी होगा, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। आपको ये पता होगा द व्हीटस्टोन ब्रिज सेड टू बी सेंसिटिव if it gives ample deflection in the galvanometer even on slight change in resistance. For sensitivity of galvanometer, the magnitude of for resistance PQRS should be same order। ये बोल रहा है कि रेजिस्टेंस के सेंसिटिविटी के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज कब सेंसिटिव होगा, जब उसकी एम्पल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में इवन होगी, और सबसे जरूरी बात, जो मैग्नीट्यूड होगा फॉर रेजिस्टेंस का वो सेम ऑर्डर का होगा जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज सेंसिटिव होगा। हमसे व्हीटस्टोन ब्रिज में कभी कभी रिलेशन भी पूछ लेता है। हम किरचॉफ्स लॉ का सेकंड लॉ जो हम अप्लाई करेंगे, बाय किरचॉफ्स सेकंड लॉ, वो हमारा ए बी डी है, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा डी, ये हमारा, इस लूप के लिए हमारा जो किरचॉफ सेकंड लॉ होगा वो हमारा I1 करंट इंटू पी इंटू 0 इंटू जी माइनस I2 इंटू आर प्लस 0 इंटू जी। ये हमारा किरचॉफ लॉ होगा, होगा नहीं होगा। और इसका हमारा जो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल ईएमएफ कितना होता है हमारा, 0 होता है। हमें ये पता चला कि I1P माइनस I2R ये कितना हुआ हमारा, 0 हुआ। I1P इज इक्वल्स टू ये कितना हुआ, I2R के इक्वल हुआ नहीं हुआ। ये हमारा फर्स्ट लॉ का रिलेशन हुआ, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुई। हमको ये भी पता है कि किरचॉफ्स लॉ सेकंड लॉ इस लूप के लिए, इस लूप के लिए किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होगा, किरचॉफ्स सेकंड लॉ फॉर द लूप ए, माफ कीजिएगा, बी डी सी एंड बी के लिए, ये हमारा कौन सा लूप था, फॉर लूप, ये लूप था हमारा ए डी बी ए, ये हमारा लूप ए डी बी ए था, ये हमारा बी डी सी बी के लिए, लूप के लिए हमारा किरचॉफ लॉ सेकंड लॉ क्या होगा, ये होगा हमारा I1 इंटू क्यू इंटू माइनस I2 इंटू एस प्लस 0 इंटू 0 जी इज इक्वल्स टू 0। I1Q इज इक्वल माइनस I2S इज इक्वल्स टू 0। तो I1Q इज इक्वल टू I2S। ये हमारा सेकंड इक्वेशन होगी। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड को हम माफ कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, तो हमारा रिलेशन कितना आएगा, वो आएगा हमारा रिलेशन कितना आएगा, एक स्लाइड डिलीट लेते हैं, हल्की सी स्लाइड। अरे यार ये क्या चला गया, स्क्रीन, वाइट स्क्रीन। कितना रिलेशन आएगा हमारा, हमारा रिलेशन आएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी हमारी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखनी पड़ेगी यार, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारी, कहाँ गया इक्वेशन, चलो यही कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी I1P इक्वल्स टू I2R अपॉन I1Q इक्वल्स टू अपॉन I2S। I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। हमसे ये रिलेशन अक्सर व्हीटस्टोन ब्रिज में पूछा जाता है, और यही हमें रिलेशन बताना है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन जब होते हैं जब P अपॉन Q का रेशियो R अपॉन S के रेशियो के इक्वल होता है। आपको ये भी पता है कि आर्म्स P और Q क्या कहलाई जाती हैं, प्रोपोर्शनल आर्म्स कहलाई जाती हैं। आपको और भी पता होगा, प्रोपोर्शनल आर्म्स कहलाई जाती हैं। दूसरी बात, CD आपको पता है, CD हमारी अननोन आर्म्स होती हैं, अननोन आर्म्स होती है। और आपको ये भी पता है कि जो हमारी AC और BD होती हैं वो कैसी होती है, हमारी AC और BD ये हमारी कैसी आर्म्स होती हैं, ये हमारी कॉन्करेंट आर्म्स होती हैं, कॉन्करेंट आर्म्स होती हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था जो हमारा आज के करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के ऊपर था। आपको आशा करता हूँ आप इस टॉपिक के बाद आपका रिवीजन हो गया होगा, और आप हमारे इन टॉपिक्स की हेल्प से, इन थ्योरीज की हेल्प से अपना लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, या और भी शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि थ्योरी
हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, हमारी लॉन्ग क्वेश्चन से जो थ्योरी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में कवर हो सकती है, आप कवर कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को हमारी थ्योरी की हेल्प से, डेरिवेशन से आप कर सकते हैं। एक और बात आपको जो मैं बताना चाहता हूँ, जो आपके बुक में आपकी बुक में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और होता है, जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है इस चैप्टर का, वो होता है हमारा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर की प्रिंसिपल आपको करनी होती है, वो आप अपनी बुक से कर सकते हैं, और अपनी बुक से कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर। और अच्छे से आप अपनी तैयारी करते रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए। आप बेसिकली आप अपने जितना अच्छा रिवीजन करेंगे, उतने आपको फायदा होगा। और आप रिवीजन को रिवीजन के तौर से कीजिए, ये मत सोचिए कि यार हमको तो पीएचडी जानी है, कि इस वीडियो में तो हमको केवल डायरेक्ट डेरिवेशन हुआ है। आप पहले जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, उसको आप टॉपिक को पढ़िए, उसकी थ्योरी पढ़िए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद आप आइडिया लगाइए कि हाँ ये आएगा। ये जो मैं डायरेक्ट आपको डेरिवेशन कराता हूँ, उसमें आपको पता होना चाहिए कि अरे नहीं भाई, यहाँ तो ये आएगा, अरे भैया ये वाला तो ये अब तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा कि पी क्यू आर एस क्या, इस लूप की वजह से ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, इस लूप की वजह से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। आपको इस तरह से वीडियो देखनी है। आपको वीडियो को देखने से पहले आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी क्लासेस लेते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, और अपने फिजिक्स के टॉपिक रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ।